नमस्ते बच्चों, आप फिर से सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले 2 वीडियो से हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हम जो नीट 2025 का फिजिक्स का पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो लास्ट के 2 वीडियोस हमने जो बनाए वो आपको पसंद आए होंगे, आप उससे सीख रहे होंगे। और अगर आपको उसमें भी कोई अगर डिफ़िकल्टी है, एनी डाउट, if you any doubt to ask in a comment box also, then we start our journey from question number 17, right? You read the question number 17 and at that time you observe that which concept is applied for that question. बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन था। उसमें प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि एक मतलब सन रोटेट हो रहा है, उसकी प्रेजेंट रेडियस से तब पीरियड है 27 डेज, और अगर आप रेडियस ट्वाइस करेंगे तो कितना पीरियड वो लेगा रोटेट करने के लिए। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, गेस कीजिए, थिंक कीजिए कि कौन सी कंसेप्ट आप लगा सकते थे इजीली कि रोटेट हो रहा है, सन रोटेट अराउंड इटसेल्फ, राइट? दैट्स व्हाई व्हिच वेलोसिटी इज पजेसेस एंगुलर वेलोसिटी, एंड देन वो भी दिया हुआ है कि sun as a sphere, you consider sun as a perfectly sphere and with uniform density, ये भी दिया हुआ है। तो आप इजीली कंसेप्ट लगाएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी पार्ट आएगा, तो इजीली वहां पर ओमेगा भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, तो कौन सा लॉ आएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मीन्स इन केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, the moment of inertia and omega both are inversely proportional to each other. It means that they are inversely proportional to each other. At that time, I omega is equal to constant. I omega is equal to constant. अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वेरिएशन कैसा होता है? इनवर्स। अगर रेशियो कांस्टेंट है तो वेरिएशन कैसा होता है? डायरेक्ट। I omega, I and omega both are inversely proportional to each other. अभी हमको दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया that is sphere, that is 2/2/5 mr square, omega that is 2 pi/t is equal to constant. अभी आप देख सकते हैं कि 2/5 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो वेरिएशन जो मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो वेरिएशन हमको चाहिए था अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वो मिला है। देखो ये रेडियस है और ये पीरियड है, तो इन दोनों में यहां पर आई और ओमेगा इनवर्स वेरिएशन में है, लेकिन रेडियस और पीरियड डायरेक्ट वेरिएशन में। बिकॉज रेशियो इज कांस्टेंट, बिकॉज ऑल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, देन द बिहेवियर ऑफ रेडियस एंड पीरियड both are directly proportional to each other. It means that r square upon t is equal to constant, right? Then we can find out that is t2. t2 upon t1 is equal to r2 square upon r1 square. Means behavior of t with respect with radius, that is in terms of square. Therefore we can find out t2, then t1 is given, that is 27 days, and second times radius is double as compared to present radius, that is 2r square, and r1 is r, that is r square, and therefore that is 4r square upon r square. This r square is cancelled, then 27 into 4 exactly equal to 108 days, and this is the answer, and that answer is becomes according to question, the choice is 4. And this is very simple question and very simple calculation and very very simple logic. Understand बच्चों? यही हमारा कहना था कि आप कई क्वेश्चन ऐसे थे, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन तो भी आप इजीली थोड़ा सा कंसेप्ट लगा देते, तो वो लगाते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट से सॉल्व हुआ है। आप अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली यहां पर आते और इमीडिएट विद इन सेकंड आप आंसर निकाल लेते हैं। अभी आगे जाएंगे।
अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें थोड़ा सा मल्टीपल कंसेप्ट है, मल्टीपल कंसेप्ट से पूछा हुआ है। लेकिन अगर बच्चों हम थोड़ा सा पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान दे के पढ़े, और अभी ये क्वेश्चन कैसा है अगला, इसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछी है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो पूछी है उसमें भी आपको एक पहले मैग्नेटिक फ्लक्स दिया, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मॉडल में सर्कुलर पाथ में, तो उसका फ्लक्स है। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो करंट आता है, करंट मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है, उसमें वो अगर इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स भी है। इसीलिए ये मल्टीपल था, और आपको पूछ लिया है कि मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऐसे तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है, m इज इक्वल टू NIA, ये तो पता है, लेकिन आप n नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं, यहां पर n की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 लेनी पड़ेगी, लोएस्ट एनर्जी लेवल से निकालना है। इसलिए मतलब ये पूछने वाला जब क्वेश्चन पूछता है तो m इज इक्वल टू पूछा है, तो m के डिफरेंट फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम फॉर्मूला क्या बनेगा वो वहां पर आएगा। अब देखिए कैसे होता है कि क्वेश्चन नंबर 18, आपको फ्लक्स दिया है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू NH अपॉन E, ये दिया है। E मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज, H का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट, और N का मतलब है इंटीजर NH अपॉन E। अभी कैसा होगा देखो, आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट व्हेन द करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर कॉइल और स्ट्रेट कॉइल, इट इज m इज इक्वल टू NI। यहां पर हम n नंबर ऑफ टर्न लेते हैं, यहां पर हम अभी ये नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर एक ही सर्कुलर पाथ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स एक ही ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट लोएस्ट मॉडल की कंसेप्ट n इज इक्वल टू 1, बिकॉज लोएस्ट एनर्जी लेवल है तो n इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। ओके, तो अभी करंट का डेफिनेशन I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम मीन्स E अपॉन T। अभी देखो हाँ, यहां पर अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लेंगे, देखो कंसेप्ट कैसे घूम रही है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर मुझे लिखना है डिस्टेंस, सर्कुलर पाथ है तो मैं डिस्टेंस कितना ले लूंगा, सरकमफरेंस एक राउंड का, दैट इज 2 पाई अपॉन टी, मतलब t इज इक्वल टू d अपॉन v, तो डिस्टेंस मतलब 2 पाई अपॉन v। तो वैल्यू ऑफ i, अगर मैं t की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ev अपॉन 2 पाई r, ये हो जाएगा ev अपॉन 2 पाई r, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम फाई इज इक्वल टू NH अपॉन T। लेकिन अगर फ्लक्स बनता है तो फ्लक्स इज इक्वल टू B DA, या BA भी है, B DA cos थीटा ऐसा भी है, तो डॉट प्रोडक्ट कर जाता है तो, लेकिन यहां पर हम उसका यूज नहीं करेंगे, ये यहां पर BA लिखेंगे। देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू NH अपॉन E इज इक्वल टू AB, मीन्स एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, NH अपॉन EB, एरिया इज इक्वल टू आ गया NH अपॉन EB, राइट। देखो हमको I भी लगने वाला है और एरिया भी लगने वाला है, मतलब ये दोनों वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। और एक वैल्यू है, क्योंकि हमको ऑप्शन के हिसाब से आंसर लाना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको लाना है, राइट। हाँ देखो अभी क्या होगा कि यहां पर m इज इक्वल टू NI है, तो अभी अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ एट दैट टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दैट इज EVB is equal to centripetal force, and from this equation we can calculate value of radius। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, v कैंसिल हो जाएगा, दैट इज mv अपॉन EB। ये कंसेप्ट भी यहां पर अप्लाई होगी, राइट। ये हमारे पास सभी पैरामीटर्स आ गए, I भी आ गया, इसमें R है तो R भी आ गया और एरिया भी आ गया। तो अभी हम मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू I की वैल्यू E, right, that is EV,
वैल्यू ऑफ दैट इज 2 पाई, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली आर यहाँ पर डालूंगा तो ये हो जाएगा mv अपॉन ईबी। और एरिया देखो आप, एरिया कितना है, दैट इज NH अपॉन ईबी। ओके, NH अपॉन ईबी। तो आप क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, देखो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो V कैंसिल हो जाएगा, राइट, V कैंसिल हो जाएगा, और आगे जाके m इज इक्वल टू, अभी ये ऊपर ले जा सकते हैं आप ये, तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर बी, राइट, ये स्क्वायर बी अपॉन 2 पाई m इंटू NH अपॉन ईबी, राइट। तो अभी क्या क्या होगा देखो, ये ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ई कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो ये बी भी कैंसिल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर आएगा NH अपॉन ई, ई NH अपॉन 2 पाई m, लेकिन n इज इक्वल टू क्या लेंगे 1, तो क्या आंसर आएगा EH अपॉन 2 पाई m, और यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। दिस इज द चॉइस ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। देखो बच्चों कि मतलब मल्टीपल थोड़ा सा था कि करंट की डेफिनेशन लेनी पड़ी, फिर वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम का हुआ, फिर डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू आए, फिर फ्लक्स की डेफिनेशन लेनी पड़ी, वहां से एरिया निकाला, क्योंकि हमें पता था इसकी वैल्यू हमको लाना है। आई ऐसे भी लिखते हैं, आई अगर इसमें टी आर के वैल्यू तो वो भी आई आता है, ऐसे मतलब अलग अलग इक्वेशन से वो इक्वेशन बना हुआ है। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 18। देख सकते हैं कि मैंने मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन लिया, करंट का इक्वेशन लिया, वेलोसिटी का इक्वेशन लेके 2 पाई आर अपॉन v किया, फिर करंट का इक्वेशन लिया, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स ली, मैग्नेटिक फ्लक्स से एरिया निकाला क्योंकि मुझे एरिया चाहिए। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स exactly equal to what? Centripetal force. Both are balanced to each other at that time. Radius of the circular path is mv upon eb. कई बातें आपको अगर ओरली पता है तो आप इमीडिएट वहां पर सॉल्व कर सकते थे, और प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है। अंडरस्टैंड। अभी आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23 ये ऑसिलेशन चैप्टर से रिलेटेड है, 11th स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कि 23, क्वेश्चन नंबर 23। अभी क्वेश्चन नंबर 23 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला पार्ट, पहला ग्राफ है ये ऐसा हुआ, ओमेगा है वर्सेस टाइम। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट दिखा दिया है यहाँ पर इस ग्राफ में। इट इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज टाइम। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ओमेगा, अगेन यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज ऑल्सो टाइम। ये ओमेगा, एम्पलीट्यूड, ओमेगा एम्पलीट्यूड का ही वहाँ पर वेरिएशन बताया हुआ है। और लास्ट का जो ऑप्शन है वो दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दिया है, ओमेगा टी, ये 4th नंबर का ऑप्शन है, ये एम्पलीट्यूड, राइट। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन है, और हमको क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करके ग्राफ चॉइस करना है कि किसमें भी। देखते हैं हम क्वेश्चन में
In oscillating spring mass system, a spring is connected to box filled with sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically so that the average frequency and average amplitude, this is average frequency, angular frequency, that is omega, amplitude of the system change with time. Which one of the following option is depict the change correctly? इजी है। ओमेगा बोला है, हमको ये पता है k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, यही पढ़ा है हमने ऑसिलेशन में, पढ़ा है k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, सबने पढ़ा होगा। और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन एम, मतलब हम ओमेगा का रिलेशन किससे ले रहे हैं? तो मास से ले रहे हैं। क्यों? सैंड, मतलब सैंड लीक हो रही है। ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम कनेक्टेड टू बॉक्स फिल्ड विथ सैंड, वो सैंड लीक हो रही मतलब मास कम हो रहा है। मास कम हो रहा है तो ओमेगा पर क्या असर होगा देख सकते हैं आप। अगर ओमेगा और एम मास का रिलेशन देखें तो इनवर्स वेरिएशन दिख रहा है, के कांस्टेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर सैंड लीक हो रही है, पक्का है, तो मास कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा। तो ये दिखाने वाला कोई ग्राफ आपको दिख रहा है कि ओमेगा बढ़ रहा है ऐसे, राइट? यहां पर भी ओमेगा बढ़ रहा है, देखो ये पहले ग्राफ का देख रहे हैं, ये ओमेगा बढ़ रहा है, यहां पर भी ओमेगा बढ़ रहा है, यहां पर भी ओमेगा बढ़ रहा है, मतलब यहां पर नहीं बढ़ रहा है। ओके, राइट? अभी आप अगला सोच सकते हैं कि एम्पलीट्यूड के बारे में क्या सोच, जैसे जैसे सैंड लीक होती जाएगी तो जैसे जैसे हम ऑसिलेशन देखेंगे तो एनर्जी भी लॉस होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर, 1/2 k स्क्वायर मीन्स दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट? दे आर प्रोपोर्शनल टू अदर। अभी इसमें क्या होगा, जैसे जैसे ऑसिलेशन होते जाएंगे तो एम्पलीट्यूड कम होगा, मतलब एनर्जी भी कम होगी, राइट? मतलब एनर्जी कम होगी तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा, राइट? तो एम्पलीट्यूड किस में कम हो रहा है? देखो यहां तो कम नहीं हो रहा है, यहां कम हो रहा है, राइट? यहां भी कम नहीं हो रहा है, यहां कम हो रहा है, लेकिन ये ऑप्शन ऊपर का गलत हो गया है। मतलब यहां दिख रहा है ये, लेकिन ऑप्शन गलत हो गया ऊपर का। यहां ऊपर का सही, नीचे का गलत है, तो सही कौन है? ये दोनों। मतलब हमारा जो ऑप्शन रहेगा ये चॉइस 2 रहेगी। अंडरस्टैंड? यही लॉजिक आपको यहां पर लगाना था। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों, बहुत इजी था, तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अंडरस्टैंड? अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा वो भी लेंदी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, देख सकते हैं। लेंदी मतलब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत लेंदी लगता है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं तो इमीडिएट आपके दिमाग में वो घूमता है। कई बार पेपर देखते ही टेंशन आ जाता है तो सारे कंसेप्ट भूल जाते हैं, तो यही गलती है कि लूज कॉन्फिडेंस हमेशा हमारे लिए नुकसानकारक होता है। देख सकते हैं, अ बलून इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस इज इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर गैस इज, मतलब सिंपली क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सरफेस टेंशन किस किस पर डिपेंड करता है, सॉरी टाइम किस किस पर डिपेंड करता है। ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते कि टाइम डिपेंड्स अपॉन व्हाट, दैट इज सरफेस टेंशन, दैट इज एस रेस टू अल्फा। नेक्स्ट एरिया भी दिया है बीटा, नेक्स्ट डेंसिटी एंड आर, दैट इज आर रेस टू डेल्टा भी दिया। ये सब आपको दिया हुआ है। यहाँ पर रेडियस है आर, डेंसिटी रो डेंसिटी है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे ऑप्शन आपको दिए हुए। तो बच्चों हम उसको सॉल्व करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हम चॉइस करेंगे। अभी ये टाइम है तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट इज टी रेस टू 1,
सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, m raised to 1, force means m raised to 1, l raised to 1, t raised to minus 2 upon length means l raised to 0 and t raised to minus 2 raised to alpha. ओके, मैं नीचे लिखता हूं t raised to 1, ये मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करके फास्ट करना है. m raised to 1, l raised to 0, t raised to minus 2 raised to alpha. एरिया है तो l स्क्वेयर आएगा, that is raised to beta, and then density mass upon volume means m raised to 1, l raised to minus 3, that is density is equal to mass upon volume gamma, and that is l raised to 1, that is delta. ओके, तो यहां पर t raised to 1, m raised to alpha. अभी आप देख सकते हैं इक्वेशन बन जाएगा, m raised to प्लस गैमा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. और कोई m है m raised to अल्फा, नो प्रॉब्लम. यहाँ m नहीं, यहाँ पर है m raised to गैमा हो जाएगा. l raised to, अभी l raised to 0 मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर l है 2 बीटा और यहाँ पर प्लस डेल्टा, यहाँ पर है माइनस 3 गैमा और प्लस डेल्टा. अभी टी का लिख सकते हैं, टी रेस टू यहाँ पर माइनस 2 अल्फा लिख सकते हैं. लॉज ऑफ इंडाइसेस मतलब पावर के आप सब में लॉ पढ़े, मल्टीप्लिकेशन होता है 2 इंटू अल्फा, तो यहाँ पर टी इतना ही है, टी आगे नहीं है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप देख सकते हैं, दिस इज t raised to 1, t raised to 1 मतलब 1 is equal to minus 2 alpha, so alpha is equal to minus half, राइट. तो ये इक्वेशन ले लो, अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 0, की होमोजेनिटी नहीं है यहाँ पर इसके लिए, तो गैमा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, तो मैंने अल्फा निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गैमा कितना आ गया. ओके, ये आ गया. अभी देखो अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड गैमा इज इक्वल टू प्लस हाफ. ऐसे ऑप्शन आप देख सकते हैं. देखो इसमें पहले ऑप्शन में भी अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2 नहीं है, प्लस 1/2 है, तो वो हम कैंसिल ही कर देंगे. दूसरे ऑप्शन में माइनस 1/2 है और गैमा का भी देख लेंगे तो वहां पर भी माइनस 1/2 है, राइट. दोनों ऑप्शन आप देख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड गैमा इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो वहां पर वो भी कैंसिल कर देंगे. लास्ट में अगर देखें तो वहां पर अल्फा इज इक्वल टू हाफ है, गैमा का भी हाफ ही है, तो हमारे लिए तीसरा ऑप्शन जो है, जो हमारा ऑप्शन दिखा रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2 है और गैमा इज इक्वल टू प्लस 1/2 है, मतलब ये चॉइस करेंगे. अगला आप नहीं भी सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो अभी ये इक्वेशन बनेगा तो बीटा और गैमा, आपकी बीटा की वैल्यू भी नहीं आ रही है, लेकिन आप टैली कर सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर चॉइस किया है वो ऑप्शन से चॉइस कर सकते हैं. कैसे, देखो सपोज अभी मैंने बीटा नहीं निकाला है लेकिन मुझे गैमा पता हो गया, डेल्टा, और मैं बीटा यहाँ से ले लूंगा, बीटा इज इक्वल टू -1 बताया, तो डेल्टा आता है क्या वो देख लेंगे. सपोज अभी 2 बीटा -3 गैमा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि एल का इधर होमोजेनिटी नहीं है. तो यहाँ पर 2, यहाँ पर बीटा मैं ले लेता हूँ -1, क्योंकि मुझे डेल्टा प्रूव करना है. अगर ये डेल्टा आ गया तो समझ लेना कि हमारा आंसर आ गया. हमने चॉइस किया बराबर है कि गैमा इज इक्वल टू प्लस हाफ प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो ये कितना -2 और ये कितना -3/2 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा
-4 और -4 -3 -7/2 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +7/2। देखो आप डेल्टा भी 7/2 है, मतलब हमने दो ही वैल्यू निकाली और चेक किया पूरे, तो हमको पता चला कि हमारा ऑप्शन तो थर्ड ही आएगा 100%। लेकिन और कंफर्म कर लेते तो पूरा इसमें अगर वैल्यू डाल दी तो डेल्टा की वैल्यू भी बराबर आ गई। अगर बीटा को -1 यूज कर रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू भी आ रही है। यही हमको करना है। अंडरस्टैंड बच्चों? कितना इजी था। और एक क्वेश्चन देखते हैं जो यूनिट डायमेंशन पर ही है, वर्नियर कैलिपर के बारे में। आप वेरी इजी क्वेश्चन है, तो वो भी हम देखेंगे। वर्नियर कैलिपर सबने पढ़ा हुआ होगा, एकदम इजी है। वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या होता है कि अगर आपको मेन स्केल रीडिंग पता है, मेन स्केल रीडिंग मतलब जो भी आपका आंसर डायमीटर मेजर कर रहे हैं, रेडियस मेजर कर रहे हैं, रीडिंग क्या आता है? देखो मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या आता है कि कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। और अगर इसमें पॉजिटिव एरर है तो माइनस करना पड़ेगा, निगेटिव एरर है तो प्लस करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ता है। ये आप ऐसे कर सकते। यहां पर अगर आप देखें प्रॉब्लम में तो मेन स्केल रीडिंग आपका 5 है, कोइंसाइडिंग डिवीजन आपकी 8 है, लिस्ट काउंट आपका 0.01 है, और यहां पर जो एरर दिया हुआ है वो 0.1 है। ये आप करेंगे तो 5 मतलब 0.08 मतलब 5.08 -0.1 ऐसा आएगा, राइट? तो आपका आंसर आ जाएगा 4.98। ये आपका ऑप्शन है सी, मतलब थर्ड ऑप्शन है। लेकिन आप ये ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर आपको डिटेल में इसको समझ लेना है तो कैसे करेंगे? देखो डिटेल में कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, राइट? अगर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 मेन स्केल डिवीजन, और आपको दिया है कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, ये गिवन है, आप देख सकते हैं प्रॉब्लम में, राइट? समझ में आया? तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगी? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगी? 0.9 इंटू 0.1, मतलब ये वहां पर डाल दी वैल्यू, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की, वो आ जाएगी 0.09, दैट इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इनका मल्टीप्लीकेशन सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? ये आपको पता है स्टैंडर्ड है सब। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये 10 डिवाइड हो गए, यहां पर 1 लेना है तो 0.1 ये आपको गिवन है, और यहां फिर वैल्यू डाल दी तो 0.09। एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.09 सेंटीमीटर। अभी लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला भी पता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट? ये होता है। तो आपको पता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन आपको दिया हुआ है कितना? 0.1 माइनस 0.09, तो लिस्ट काउंट कितना आ गया? 0.01 सेंटीमीटर, राइट? ये लिस्ट काउंट आ गया। तो बस वही है, कोइंसाइडिंग डिवीजन आपको पता है, बाकी तो सेम है सब। ये लिस्ट काउंट आ गया, मतलब आप कैसे करेंगे? 5 + 8 कोइंसाइडिंग डिवीजन, 0.01 लिस्ट काउंट माइनस 0.1, तो यही 0.08 माइनस 0.1, तो आपका आंसर आ गया 4.98 सेंटीमीटर।